सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं रेणु जी आप? भाई तुम इतनी खुश हो कि देखकर हम खुश हो गए। जैसी ऊर्जा सामने से आती है ना, बस वैसे ही मन भी अपना वैसे ही हो जाता है ना। ऐसा ऊर्जा का अक्सर तो देखा यही हमने। है कि ऊर्जा परिचालक होती है, लेकिन तभी जब दोनों साथ साथ एक साथ तार जुड़ रहे हो तब। तार जुड़ रहे हो वो तो भाई देखो, तार जुड़ गए हम लोग के तो हमारे इस समय श्रोताओं से, तो जाहिर है कि दोनों लोग एकदम उत्साहित हो गए और खुश हो गए। और एक बात है कि ऊर्जा जो है वो मिलती तो है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, और कैसे आप नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकें। बिल्कुल, ये भी एक विशेषता है। ये विशेषता तो है, उसके लिए आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज जो इस तरह आज इस पर नहीं विचार करेंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं लेकिन करेंगे। हमारी बातों में कहीं ना कहीं से वो सकारात्मकता और नकारात्मकता को दूर करने की बात आ ही जाती है। ये हमारी सहेलियां अपने आप ले लेती हैं, पता हाँ, है। सही ये बात इनकी है। खूबी है और इनकी मोहब्बत भी है। ये तो है। तो अभी देखते हैं क्या मिलता है, लेकिन जो हम देने वाले हैं वो तो बता ही दें कुछ। ये जो तुम पेय लेकर बैठी हो ग्लास में, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त है। डिटॉक्स ड्रिंक है ना। आप ही ने तो ये एक और कई सारे बताए हैं। तो अभी सखियों को भी और अपने श्रोताओं को तो बताएंगे ही कि आज हम क्या क्या व्यंजन विधि में यही बताएंगे आज, ठीक है ना। पेय पदार्थ जो कि डिटॉक्स करें, इस समय की जरूरत है। और उसके बाद हम ले चलेंगे इत्र की दुनिया में। और आज हम सखी विशेष में बात करेंगे वैज्ञानिक की, डॉक्टर मंजुला रेड्डी। और रेणु जी, आज खास दिन है। हाँ, आज किताबों की दुनिया में चलने का दिन है, तो क्योंकि विश्व पुस्तक दिवस है, तो इसके लिए सबसे पहले सबको बधाई। ढेर सारी बधाई। किताबों की खूब सारी खुशबू आपको मुबारक। और ढेर सारी किताबें पढ़ें, और जो पढ़ें उसको सबको सुनाएं, साझा करें उसकी बातें एक दूसरे से, और किताबें भी एक दूसरे को दें और लें। फिलहाल हम आपको एक चीज दे रहे हैं, बड़ा प्यारा सा ये तोहफा।
भाई प्यार तो होता रहेगा किताबों से भी और जिंदगी से भी। लेकिन आज का जो खास दिन है वो हम लोग शायद भूल रहे हैं। आज शुक्रवार है, तो कुछ सवाल हम अपने दोस्तों से पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल पूछे उसके पहले हम ये तो बता दें कि फिल्म वारिस का जो गाना हमने सखियों को सुनवाया, सुनने वालों को अपने, वो ये फिल्म वारिस जो थी दरअसल सोहन सिंह हंस नाम के एक लेखक हैं जिनके पंजाबी उपन्यास कारा हाथी पर इसकी कहानी आधारित थी। यही सवाल तो हम पूछने वाले, तब तुमने बता दिया। यही सवाल पूछने वाली तो थी। और क्या, अब तुमने गाना भी सुना दिया, तो ऐसा करते हैं दूसरा पूछ लीजिए। हाँ, मनु भंडारी याद आ रही है मुझे कि उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन उनकी रचना पर आधारित जो फिल्म बनी वो बहुत ही लोकप्रिय हुई। तो हमारी श्रोता इस समय उसको नोट कर लें। मनु भंडारी की रचना पर मतलब उनके उपन्यास कह दें या जो भी कहें, उस पर फिल्म जो बनी, उस फिल्म का नाम और रचना का नाम दोनों बता दें। और ये बताइए, अगर ये भी बता दें तो सोने में सुहागा हो जाए कि उनकी दो तुम्हारा मन बढ़ने लगा। प्रसिद्ध रचनाएं, क्या करें, लालच की आदत हो गई है। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी, अगर ये भी बता दें तो फिर क्या क्योंकि बात है। हमारे जिन श्रोताओं को पता है उनकी तो बल्ले बल्ले, लेकिन और सारे हमारे साथियों को भी पता चल जाएगा और इसी बहाने याद हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट बताइए ताकि हम आपकी इस बात को, जवाब को यहाँ पर साझा करें। लेकिन क्या हम पुस्तक मेले में चल रहे हैं क्या, या चलिए ना किताबों के मेले में चलते हैं। भाई आज विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस है। तो ये वैसे तो कहा जाता है कि बहुत अच्छा दोस्त है, किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं, हर समय हमारे साथ रहती हैं। वैसे भी कहते हैं ये बांटने से नहीं घटता है ज्ञान है, चाहे अपनी जो भी अध्ययन की बात है, लेकिन फिलहाल घटता जा रहा है कुछ कुछ। हाँ बिल्कुल, कई बार देखते हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप यही जो है हाथ में हमेशा रहते हैं। कई बार नहीं, अब तो यही हाथ में रहते हैं। कई बार देखते हैं कि कभी कभी किसी के हाथ में किताब रहती है। वाकई बहुत कम किताबें हाथों में रहती हैं। और ये जो बात है किताबों से जो ये दूरी बढ़ती जा रही है, ये कभी कभी बड़ा खालीपन सा अंदर एहसास कराती है, और इस खालीपन को हम ही नहीं पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल महसूस किया जा रहा है, और आप महसूस करेंगे ही, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं वो आपसे मतलब वो करेंगे कि नहीं पता, आप नहीं कर सकते मोहब्बत उनसे। और किताबों से मोहब्बत आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक खुशबू होती है, और उसमें जो अल्फाज होते हैं वो मात्र शब्द नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं लगता है कि भाव प्रकट कर रहा है, या जिसने लिखा है वो उसकी बात है। और उनकी जो लाइनें होती हैं, तरीका होता है, कुछ अलग ही होता है। या यूं कहें कि हम लोगों का बचपन से जुड़ाव रहा है किताबों को वो पकड़ने का, जो एक हाथ में वो होता था, और जो उनकी जो नई नई किताबें खुलती जाती थी, उनके पन्ने कोरे कोरे जो निकलते जाते थे, वाह वाह वाह, कभी चिपका रहता था ऊपर से, फिर उसको स्केल से निकालना पड़ता था, अलग करना पड़ता था। वैसे ये सब चीजें ना हो जो हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, और ये चीजें ना हो, हम एक बार फिर से किताबों की ओर लौटें, और जो कॉपीराइट संबंधी नियम हैं साहित्यकारों के, लेखकों के, कवियों के, वो भी सुरक्षित रहें। इसी की याद दिलाता है ये जी हाँ विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। वैसे हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि बधाई हो, जिंदगी में पुस्तकों का या किताब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सही मायने में किताबें हमारी सच्चे मित्र हैं, जहाँ ज्ञानवर्धक बातें और कहानियों से रूबरू कराती हैं, वहीं प्रेरणादायी लेखन से एक अच्छा नागरिक भी बनाती हैं। किताबें, इन किताबों में इतना ही असीम ज्ञान भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा। हम जिंदगी में जितना भी पढ़ें वो कम है। अनेक कहानियाँ, उपन्यास, सामायिक लेख, ज्ञान विज्ञान की बातें इन किताब रूपी खजाने में ही मिलती हैं। अनमोल खजाना हमारी एक पूंजी है, एक विरासत है। हमें इसको सहेज कर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस खजाने से ज्ञान रूपी मोतियां चुन सकें। कितना सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने भी ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं। हाँ, खूब सारा ज्ञान रूपी मोती इन्होंने भी चुने हैं। और ऐसे हमारे बहुत सारे सुनने वाले होंगे जिन्होंने जो किताबों के इस कदर शौकीन होंगे। वैसे अपने साथियों को ये बता दें कि ये जो दिन है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, यूं तो हर दिन किताबों के नाम है, लेकिन ये खास दिन जो शुरू हुआ था वो 1995 में शुरू किया गया था, 23 अप्रैल को। और यूनाइटेड नेशंस द्वारा हुई थी, और अब विश्व में करोड़ों लोग इस दिन को मनाते हैं। जी हाँ, मनाते हैं, और आप मनाते रहें। वैसे तो किताबें जब हमारे हाथ में है तभी विश्व पुस्तक दिवस है, और वैसे ही मनाएं जैसे कि आप बाकी मतलब कह सकते हैं ना कि जैसे हम सांस लेते हैं या हम जी रहे हैं, तो किताबें उसी तरह से अपने घर साथ रखें, और वैसे ही उनका शौक पालें साथ में रखने का, तो क्या ही अच्छा हो। कुछ लोग बड़ी खूबसूरती से सजा कर रखते भी हैं, उनकी पूरी व्यवस्था रखते हैं,
और वक्त कवर चढ़ाते हैं, कवर बहुत से चढ़ाते लोग, हैं, बहुत कवर चढ़ाने का एहतियात मजा ही से अलग रखते होता है हैं, ना, हाँ। अच्छा लगता है। उसके साथ साथ एक नई किताब को खोलने का जो मजा तुमने कहा वो अलग है। कुछ लोग एक बार किसी ने खोल ली तो वो दूसरी नई खरीद के फिर से खोलते हैं कि नहीं हम पहली बार हम ही खोलेंगे, है ना। ये हाँ भी लड़ाई होती है। हाँ, तो इस किताबों तरीके की के चीजें हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अब किताबों के किस्से हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो किताबों पर फिल्में बनी हैं, उनके भी बहुत सारे गीत हैं। हाँ, आज कुछ बातें कुछ गीत में सुनाए गए। लेकिन अब कुछ रेणु रह जी, गया। बहुत सारे गीत रह जैसे गए, कौन सा जैसे रह कि गया? अभी जो हम सुनाने वाले हैं। अच्छा, वो बात भी है। हम्म सुना दो फिर। सुन ले। पहले बताओगे बाद में बताओगे? आप बता लीजिए। पहले गीत सुनते हैं।
सुनाई तो सुना ये फिल्म का गाना, और फिल्म पिंजर, और उपन्यास अमृता प्रीतम के उपन्यास पर है ये पिंजर फिल्म बनी। तो ऐसे ही गीत और भी सुनवाएंगे हमें लग रहा है राजुल, है ना? हाँ, कोशिश तो करेंगे हम कि हम सुनाते रहें। और आज का सवाल एक बार फिर से दोहरा दिया जाए ना रेनू भाई। जी? कुछ लोग लिखकर वैसे भेज रहे हैं कि आज हम मतलब बताइए आपकी मनु भंडारी की किस रचना पर बनी है कौन सी फिल्म, और 2 प्रसिद्ध और रचना। ये राजुल का सवाल है, हमसे पूछवा रही है लेकिन हम पूछ ले रहे हैं, चलो वो भी बताना पड़ेगा आपको साथ में, तो बोनस नंबर भी मिलेंगे आपको। तो बोनस नंबर तो मिलने ही चाहिए, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी जो होती है ना, इत्र जैसे है, लगा लो तो अगल बगल वालों को बोनस में मिल जाती है उसकी खुशबू। जो लगाता है वो तो महकता ही है, लेकिन साथ में अगल बगल वालों को भी खुशबू मिलती रहती है, पूरा माहौल महक जाता है। तो इत्र भी क्या चीज है, क्या बात है। अब इत्र से हमारा जो परिचय है वो हम परफ्यूम से ज्यादा परिचित हैं। इत्र थोड़ा दूर का लगता है कभी कभी हमें, तो इत्र ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बस फिर वही वाली बात है, वो जो ये परफ्यूम जो है फुश करता है, और इत्र जो है हम उसको अच्छे से अपने हाथ में कलाई पर कह लो, कुछ लोग हम लोग जैसे हाथ के पीछे की तरफ उसको ऐसे पहले कोहनी में लगाते थे, या गर्दन में ऐसे लगाते थे, या रुई में फाहा बना के और कान में भी रख लेते थे हमारे कुछ लोग। कान में वहां नहीं जिसमें कि कान बंद हो जाए, उसके ऊपर कहीं ऐसे उसको टिका देते थे बड़े लोग पहले, और बड़ी खुशबू आती थी जब लोग गुजरते थे आजू बाजू से। तो इत्र की दुनिया अपने आप में बिल्कुल अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सारी चीजें प्रकृति से ही ली हैं, और प्रकृति ने खुद ब खुद सारे फूलों में अपने ढंग का एक इत्र रख रखा है ना? बिल्कुल। तो बस वहीं से, लेकिन जो हमने इजाद किया यानी इंसानों ने, वो अलग अलग देश, अलग अलग भाषा और अलग अलग शब्द से आया है ना। अब जैसे हम परफ्यूम की ही बात करें, जिससे आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा परिचित है, तो ये फ्रेंच का शब्द है, और इत्र जो है वो फारसी का शब्द है, और ये अत्र से बना है। इत्र का मतलब है इत्र का मतलब है जैसे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इनसे बना हुआ जो उनकी जो अर्क होता है, उनका जो खुशबूदार तेल होता है, उसे कहते हैं उसे कहते हैं अत्र। अच्छा। और जो परफ्यूम है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है, और ये धुएं से निकलता है, जैसे आपने कहा ना फुश, तो वो धुआं ही सा निकलता है। और लेकिन लैटिन भाषा के शब्द परफ्यूमस से लिया गया ना इसको। तो ये जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग लोगों ने इसे किया, अलग अलग देशों में, जैसे कि रोमन, पर्शियन और अरब के लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे लिया। सबसे पहले मेसोपोटामिया में तापुती नाम की एक रसायनज्ञ महिला थी, जिन्होंने तेल और फूल को मिलाकर पहला परफ्यूम बनाया था। वाह। ये करीब 1200 बीसी की बात है, यानी ईसा पूर्व की बात है ये। और मतलब सोचो कितने पहले की बात है। और तापुती का मेसोपोटामियन सरकार में पावरफुल रोल था, और इन्होंने सेंट बनाने की तकनीक में बहुत योगदान दिया। अभी जब शुरुआत ही कर दी तो समझ लो कि ये तो जनक ही हो गई ना। और यही परफ्यूम बनाने का मूल तरीका माना जाता है। वैसे कहा जाता है कि इसके बाद ये फारसियों ने सीखा, और उन्होंने इसमें काफी विकास और कुछ कई नई बातें जोड़ी। अरे फारसियों विकास कहाँ, वो तो क्या कहना चाहिए, एक अधिकारी था उनका, तो किसी को और घुसने ही नहीं दिया उन्होंने अपनी इस दुनिया में। सही बात है। और अभी भी मतलब जो फ्रांस के होते हैं वो फ्रांस के ही होते हैं इत्र, मतलब बिल्कुल आदमी मान के चलता है कि भाई ये है ओरिजिनल, है ना। हाँ, वैसे ये जड़ी बूटियों में भी एक तरह खास तरह की खुशबू होती है। उनका भी अरोमा एकदम अलग तरह का होता है। उन्हें जलाने के बाद जो महक मिलती है वो उसका क्या कहना। और ये जो अरोमा होता है, इसका जो इस तरह की अरोमा का इस्तेमाल था वो मिस्र में किया गया। वो भी एक तरह का सेंट बन गया, इत्र बन गया, खुशबू बन गई। अब हम अगर भारत की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ऐसा माना जाता है कि जो चरवाहे जो होते थे वो जो जड़ी बूटी खोजते थे, फिर उन्हें जलाते थे, जो महक निकलती थी, कहीं वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि ये तो होता ही है कि घूमते रहते थे, उन्होंने जलाया, खुशबू आई, उनको लगा अरे वाह, इसको कहीं समेट कर रखा जा सकता है ना। हाँ, जो इस तरह के घुमंतु लोग होते थे, जो प्रकृति के ज्यादा पास होते थे, वो इस तरह की चीजें प्रयोग करते रहते थे, और अचानक से कुछ निकल आता था। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ लोग जानते हैं कि फला जगह चोट लगी है तो कौन सी पत्ती लगा लें, कौन सा वो, तो बहुत जानकार होते हैं। तो इस तरह के घुमंतु लोग इस तरह के अलग अलग आविष्कार। जड़ी बूटी की बात कर रही हो ना, उत्तराखंड में एक जगह गए थे, उन्होंने ऐसी पत्ती लगा दी कि बहुत देर तक सुन्न हो गया था हाथ हम लोगों का, उतना एरिया, उसमें करंट आ रहा था।
क्या बात है। जी हाँ। तो देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अब अगर हम ये सुगंध की बात करें हाँ। भारत में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है और आयुर्वेद में इसका जिक्र जो है वो चरक संहिता में भी मिलता है, सुश्रुत संहिता में भी मिलता है और बृहत संहिता के एक बड़े हिस्से में भी, हाँ, उसमें भी वहाँ मिलता है। और ये जो है अलग अलग खगोलविद्य और वैज्ञानिक ज्योतिष लोगों ने लिखा है, तो बहुत सारी चीजें मिलके जो है इत्र को इत्र बनाया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो भारत में वारा मिहिर का नाम बहुत खास है इस इत्र के उसमें दुनिया में। और भाई आजकल खास तौर से अगर तुम इत्र की बात कर रही हो, अच्छा एक बड़े मजेदार बात है, आजकल की बात जैसे है तो गर्मी के अलग इत्र होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं। जैसे गर्मी में खस लगाया जाता है, हाँ। है ना, और ऐसे ही मस्क लगाया जाता है सर्दियों में, है ना। तो शायद वो कहीं ना कहीं गर्माहट और तरावट भी देते हैं। बिल्कुल। तो आजकल ऐसे खुशबुएं चुने जिसमें शुद्ध सुगंध हो एकदम, मतलब तेज गर्मी पसीने से जो शरीर में दुर्गंध आने लगती है वो ना आए और खुशबू ज्यादा देर तक बनी रहे। अगर भीनी भीनी खुशबू वाले अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा, हाँ, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। ऐसे जो खुशबू होते हैं वो फूलों से बनते हैं। बहुत तेज वाले तो नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन इस समय जैसे कि आदमी को जैसे कपड़े हल्के पहनने का मन करता है, रंग हल्का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से ठंडक का एहसास मिलता है। अगर भीनी भीनी खुशबू रहती है तो जाहिर है कि वैसे ही हमें एहसास मिलता है। और इसीलिए जब इत्र खरीदें आप तो इसकी जांच करें ज़रूर, लेकिन बेहतर हो कि आप स्टोर के अंदर ना करें, थोड़ा दुकान के बाहर आ जाएं। जैसे अक्सर हम कपड़े जब मैच करते हैं रंग ना तो बाहर आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कृत्रिम रोशनी में पता नहीं चलता है। वैसे ही उनकी दुकान में इतनी खुशबू भरी होती है कि और बंद वातावरण भी होता है। बंद वातावरण होता है तो आपको सही खुशबू का अंदाज नहीं लगेगा। तो इत्र खरीदते समय आप जरूर थोड़ा सा उस दुकान के बाहर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ उसमें इस्तेमाल क्या किया गया है इसका भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रसायन आदि प्रयोग में लाया गया हो जो कि हमारे त्वचा को नुकसान दे, है ना। बिल्कुल। वैसे अगर जो नेचुरल सुगंध है जिन्हें इत्र कहते हैं वो अगर आप इस्तेमाल करें, जो कन्नौज में खासियत है, हाँ, हमारे देश में कन्नौज के इत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। वाह। तो वहाँ से खरीदे हुए इत्र बहुत देर तक टिकते भी हैं और बहुत देर तक महकते रहते हैं। आप कपड़े धो डालें और उसके बाद भी उनकी खुशबू बसी रहती है, आपने जरा सा अगर उन्हें लगाया है। अगर खुशबू की बात करें रेणु जी, तो नींबू संतरे जैसे जो खट्टे फल होते हैं उनसे भी जो तैयार होते हैं ना, उनकी भी महक का क्या कहना। मतलब फूलों के बेला, चमेली, इन सब के तो खुशबुएं अलग होती ही हैं, लेकिन ये जो फलों के होते हैं उनका भी अलग ही मजा होता है। जैसे पुदीना की ही बात है, मिंट है जैसे। और इसके साथ साथ एक बात और है, अगर जैसे तुम ताजगी की बात कर रही हो तो हम अपने साथ रुमाल में इन 4 फूलों को रख सकते हैं, श्रृंगार हो, या जैसे बताया तुमने कि बेला हो, मोगरा है जैसे जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं, चमेली है, कुछ भी अगर आप अपने हाथ में रख लें तो बहुत देर तक ये गमकता रहता है। तो ये तो आपकी विशेषता है कि आप अक्सर जो है वो फूल हाथ में लेकर ही रेणु जी साथ में लेकर चलती हैं फूल, और वो फूल कभी कभी कुछ कुछ लोगों को देती भी जाती हैं। वैसे बातों के फूल भी बांटती रहती हैं। और जब फूलों की बात हो रही है तो गुलाब का फूल तो फूलों का राजा है। वो तो है, बिल्कुल है। तो चलिए फिर गुलाब का फूल भेजा जाए किसी को। अरे वाह, क्या बात है, भेज देते हैं।
खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। दिल भेज दिया। भाई कितना सुंदर उपन्यास जिन्होंने लिखा, गोवर्धन माधव राम त्रिपाठी ने, जिस पर ये फिल्म बनी। गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना हमारे सुनने वालों ने सुना जी। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। बहुत प्यारी फिल्म, एक पारिवारिक बहुत ही उम्दा फिल्म, अच्छी लगी। और ये गीत तो भाई क्या बात है, गुलाब में लपेट के दिल भेज दिया। दिल भेज दिया। वैसे ही मैं तो भूल चली तो क्या हिट गाना, क्या है ना? बात है, मजा क्या आ जाता बात है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत हिट नहीं होती, मतलब जन जन तक नहीं पहुंचती, लेकिन बहुत कुछ कर जाती हैं। हाँ, पर्दे यानी के कि- पीछे रहती हैं, लेकिन उनका जीवन में इतना ज्यादा महत्व होता है कि उनके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। जी हाँ। तो हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों की, और वैज्ञानिकों की दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया होती है। और जैसे सच मायने में कहा जाए कि लाइमलाइट से दूर, बिल्कुल बिल्कुल और एकदम अलग। अपनी ही धुन में मगन। तो डॉक्टर मंजुला रेड्डी कुछ ऐसी ही हैं, है ना? कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मंजुला रेड्डी की बात कर रहे हैं जी हम। हाँ। तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में इनके शोध से एक नई दिशा मिली है और बहुत सारी संभावनाएं जगी हैं। बिल्कुल। और जैसे कि केवल क्या होता है ना कि जो शोध होते रहते हैं हमें नहीं पता चलते, बरसों बरस चलते हैं। और इनका जो रिसर्च है वो जीवाणु कोशिका की दीवार की संरचना और संश्लेषण से संबंधित है। तो ये जो जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना, वैसा ही सिंथेसिस है और ऐसे ही संरचना से है। और जो हमारी सबको पता है कि हमारी जो शरीर की संरचना है वो कोशिकाओं से बने हैं, सेल से बने हैं हमारा शरीर। और उनकी जो दीवार है उसकी संरचना बड़ी खास अहमियत रखती है, क्योंकि ये जो सेल हैं ये विभाजित होते हैं, एक से दो होते हैं। तो उसमें पहले कुछ और तरीके से इनकी दीवारों की संरचना के बारे में समझा जाता था, लेकिन इनके शोध के बाद कुछ और राज खुले। और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है इनका जो इन्होंने जो चीजें उसमें खोजी। और इससे क्या हो रहा है राजू, कि नई प्रतिरोधी दवाओं यानी कि एंटीबायोटिक्स के विकास में इससे मदद मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। वैसे इस दिशा में वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे थे और ये सोचा जा रहा था कि नई कोशिका के निर्माण के लिए जो मौजूदा कोशिका है जी, उसको नियंत्रित तरीके से, मतलब बिल्कुल कंट्रोल्ड उसमें कि हम जैसा चाह रहे हैं उसी तरीके से वो टूटे, तभी नई कोशिका का निर्माण हो। कुछ इस तरह के शोध जो था वो इस दिशा की ओर अग्रसर था। लेकिन डॉक्टर रेड्डी और उनकी टीम ने प्रयोगशाला में पहली बार ये पता लगाया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा। और ये इसके साथ साथ वो कौन सा एंजाइम है जो कोशिका की दीवारों के नियंत्रित
दरार से टूटकर बाहर निकलने में मदद करता है। मतलब ऐसे सिंपल सा समझा जा रहा था, अब उन्होंने पता किया कि किस तरह से वो जो क्लीवेज होता है उससे टूटकर वो कैसे बाहर निकलता है, और इसके बाद नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ये कुल मिलाकर इसको समझने में मदद मिली। और जब जाहिर है कि कोशिका का निर्माण से पहले क्या होता है, ये सारी जानकारी इनके शोध से पता चली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और शोध तो ऐसा है कि चलता रहता है, अभी आगे और क्या क्या परिणाम आएंगे और कौन कौन से राज खुलेंगे ये भी नहीं पता। वो खुद भी यही कहती हैं कि जो शोध है वो कहीं पर भी उस पर फुल स्टॉप नहीं होता, उसकी कोई मंजिल नहीं होती। हाँ, अलग अलग पड़ाव होते हैं और उन पड़ावों को पार करते करते हम वैज्ञानिक कहीं ना कहीं पहुंचते जाते हैं। बिल्कुल। अगर इनके जन्म की बात करें तो 1965 में जन्मी थी। बिल्कुल। और इनके माता पिता चाहते थे कि वो मेडिकल फील्ड में जाएं, लेकिन कॉलेज के दिनों में एक दिन वो केमिस्ट्री के लैब में चली गई। बस उन्हें लगा कि हमें तो यहीं रहना चाहिए, हमारा जीवन यहीं पर है। तो बस उनको इसी लैब ने उन्हें वैज्ञानिक बनवा दिया। बिल्कुल। अपने काम को लेकर वो बहुत समर्पित हैं और उनका दिन भी कुछ इसी तरह शुरू होता है। जैसे ही लैब में पहुंचती हैं तो उनका पहला काम होता है कि इंक्यूबेटर में जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ कितनी हुई है वो ये चेक करती हैं। यानी कि हमारे बच्चे कितने बड़े हुए, क्योंकि किसी को भी अपनी रचना अपने बच्चे जैसी लगती है। हाँ, या जिसे जिन पर उनकी नजर है, जिनका अनुसंधान मतलब जिन पर बराबर वो टेस्ट कर रही हैं, उन पर क्या असर पड़ा, क्या विकास हुआ, क्या परिवर्तन आया उसमें, और परिवर्तन आया तो किस दिशा में आया, या ग्रोथ किस तरह से हो रही है, किस गति से हो रही है, ये सारी चीजें समझना होता है और वो सबसे पहले जाकर वही देखती हैं। और जैसे तुमने कहा कि जाहिर है कि शोध चलता रहता है, और ये सच है कि चलता ही रहता है। केवल इस पर ही इन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे और भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन्वॉल्व, जैसे जो सेल वॉल की तो बात हो ही गई, लेकिन कुछ पेटेंट की दिशा में भी कुछ एक टीम में भी उन्होंने काम किया। तो ये तो एक हम लोगों ने बताया इनका, चूंकि बहुत ही वैज्ञानिक दिशा है इनके काम की, लेकिन हमारे साथी जरूर समझ गए होंगे कि ये एक टीम का भी हिस्सा थी जो कि 1999 से 2018 तक यूनाइटेड स्टेट में पेटेंट का काम कर रही थी। और इस टीम में जो और साइंटिस्ट थे वो जयरमन गौरी शंकर और शांति एम भारतन, ये 2 लोग और टीम में थे, और इन्होंने पेटेंट की प्रोसेस में काम किया जो कि आइडेंटिफाई करता था म्यूटेजेंस और एंटी म्यूटेजेंस। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमारी जानकारी से और हमारी समझ से बहुत परे जो कि हमें बिल्कुल अपरिचित लगता है, अनजानी चीजें लगती हैं, लेकिन हाँ, हमारे शरीर के लिए और हमारे वातावरण के लिए और हमें सुरक्षित रखने के लिए ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं, जिन पर लगातार पढ़ते रहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी हैं और उन चीजों के बारे में पढ़ते रहते हैं ये वैज्ञानिक। वैसे डॉक्टर मंजुला रेड्डी की अगर बात करें तो जब उन्हें कहा जाता है फीमेल साइंटिस्ट यानी महिला वैज्ञानिक, तो वो उनको सख्त ऐतराज है इस बात से। वो ये कहते हैं कि हाँ, स्त्री वैज्ञानिक या पुरुष वैज्ञानिक नहीं, एक वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक होता है। तो वाकई ये बात तो है कि अपने काम के लिए समर्पित जो होते हैं वो इन तरह के भेदों से, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल अलग होते हैं। स्त्री पुरुष का भेद उनके सामने नहीं होता, उम्र की कोई सीमा नहीं होती और बस अपने काम को समर्पित होते हैं। अच्छा, ये वैज्ञानिक ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में यही हम कहना ही जा रहे थे कि जब आप काम करते हैं तब आप कैसे सोचते हैं। या अगर हम इनकी बात करें मंजुला रेड्डी जी की, तो जैसे कि अगर वो काम कर रही हैं जैसे बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया को तो नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। तो जाहिर है कि जो हमारा विषय है, अगर हम जैसे लेखक हैं तो ठीक है, बहुत सारे लेखन पे तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस तरीके के शोध पर या हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी हो या किसी भी और तरह से, तो एक जब हम काम के मैदान पे उतर जाते हैं तो हमें पूरी किसी तरह भी समर्पित होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्त्री हैं तो हमें कुछ छूट मिल जाए या कुछ और हो जाए, थोड़ी सी हमें राहत मिल जाए। इस तरह से करके हम थोड़ा सा अपने आप को कमजोर दिखा देते हैं। कुछ ऐसे ही जज्बा है जो गाना अभी मैं बस हमें समझ आ रहा है, कुछ बेचैन हो रही है राजुल, और ये गीत सुनाएंगी। ये फिल्म ऐसी ही थी कुछ कि इसमें जो फिल्म की हीरोइन थी उसने अपने काम के लिए उसमें इतना समर्पण था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी जिसको कहते हैं वो लगा दी काम के लिए। तो गाना सुन लिया जाए, फिर आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, हमने यही कहा, पहले गीत सुनते हैं। बचसे खान मुझको दिल में रुखसात म्यान बार जानो, बचसे खान मुझको
के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी फिर से, तेरे पाँव के उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अच्छा से खान बाज वो मेरे साथ ध्यान ले जानो, अच्छा से खान बाज मुड़ के ना देखो दिलबरो। तो रेणु जी बहुत सुंदर ये फिल्म थी, बहुत सुंदर, और उम्दा फिल्म। ये हरिंदर सिक्का का उपन्यास था, कॉलिंग सहमत, उस क्या पर ये फिल्म बनी थी। राजी। और 2008 में उन्होंने ये उपन्यास लिखा था, और ये एक जो भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यानी रॉ, उसके एक एजेंट की सच्ची कहानी थी, पर उस आधारित पर ये हाँ फिल्म, बहुत उस सुंदर। पर उन्होंने ये उपन्यास लिखा था और उसी पर ये फिल्म बनी थी। तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और अब जब हम बात कर रहे हैं हाँ। तो आप ये बता दीजिए, एक बार सवाल फिर से दोहराएंगी? बहुत सारे लोग वैसे लिखकर भेज रहे हैं, लेकिन मनु भंडारी की किस कृति पर, कौन सी
प्रसिद्ध फिल्म बनी है, और दूसरा सवाल यह है हमारा कि 2 प्रसिद्ध रचनाओं का आप जिक्र करिए। और जब पुस्तकों की बात आ रही है तो हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामना। इत्र तो तन को महकाता है, किंतु पुस्तक हमारे मन, मस्तिष्क और व्यक्तित्व को महकाती है, विचार करने को प्रेरित करती है, हमारी कला संस्कृति से हमारा परिचय कराती है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर। और एक और बहुत सुंदर संदेश है ना शायद तुम्हारे पास। मेरे पास तो अब एलोवेरा ड्रिंक है। अच्छा, बता दो। संदेश उसी का संदेश है कि आप गर्मियों में ठंडे रहिए और साथ ही साथ डिटॉक्स चलो भी बताओ होते बताओ रहिए। फटाफट, पहले ये बता दो। तो जैसे अगर हम अपने शरीर को उससे विषैले पदार्थों को से मुक्त करना चाहें और चाहें कि हमारा शरीर ठंडा रहे, शांत रहे, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत एसिडिटी होने लगती है जी। या कुछ और दूसरी चीजें होने लगती हैं जिसकी वजह से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है या कुछ अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है। तो इस तरह की जो पेय हैं उन्हें कभी कभी आप घर में बना के देख सकते हैं। जैसे एलोवेरा ड्रिंक जो है, वो एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं, जो उसकी स्टिक होती है, वो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एलोवेरा का एक पत्ता ले लें, आधा कप चुकंदर ले लें, छिला और अच्छे से कटा हुआ। अच्छा। और अनार ले लें, अनार के दाने, उसका जूस निकाल लें। अच्छा। 1 कप अनार का जूस हो जाए। और फिर थोड़ी सी 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च ले लें, और अगर डालना चाहे तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। वरना इतना काफी है। और ये सारी चीजें, नमक मीठा तो आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि चाकू से एलोवेरा की पत्ती को छीलें और जो उसका गूदा है वो बाहर निकाल बीज का पल्प ले लें। हाँ, इसे अच्छे से साफ कर लें और फिर ब्लेंडर में जो आपने अनार का जूस लिया है वो ले लीजिए, फिर बारीक कटा हुआ चुकंदर वो भी ले लीजिए। पहले इन दोनों चीजों को, अनार का जूस और चुकंदर, उन दोनों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। अच्छा। और फिर अब इसके बाद इसमें, क्योंकि एलोवेरा जेल तो फट से हो जाएगा जी, अब एलोवेरा जेल डालकर उसको एक बार फिर से ब्लेंड कर लें। तो जो अनार है वो थोड़ा सख्त होता है, उसमें बीज रहते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। और चुकंदर भी सख्त रहता है, वो भी अच्छे से हो जाएगा। 2 बार आप कर रहे हैं जी। और फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल के एक बार फिर से ब्लेंड कर लें। अब इसको छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि छोटे छोटे टुकड़े रह जाए आ जाए चुकंदर के, या आपको अनार के जो बीज हैं वो ना पसंद आए, क्योंकि ये रस है तो रस जैसा ही रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप इसको छान के इस्तेमाल। वाह, क्या बात है। और वैसे डिटॉक्स की बात अगर हम करें तो नारियल का पानी हम वैसे भी पी लें तो डिटॉक्स ड्रिंक अच्छा है। सीधा उसको पी लें इस मौसम में, तो आपको तुरंत कितनी शीतलता मिलती है अंदर से। इस तरीके के कोई भी पेय पदार्थ जब लेते हैं हम, और मौसम के अगर फल के हों तो और भी अच्छी बात है। बहुत सारे हैं, तरबूज है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, उनका आप ले सकते हैं रस। लेकिन इस नारियल के रस की अगर हम बात करें, नारियल के पानी के बाद, तो इसमें थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन कर दें तो इसको कुछ विशेष बनाया जा सकता है ना। तो पुदीना मिलाकर पुदीना फ्लेवर्ड नारियल ड्रिंक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले नारियल का पानी एक बर्तन में निकाल लें, और नारियल मलाई वाला होगा तो और अच्छा है, और बेहतर है कि मलाई वाला ही ले। मलाई अलग रख लें, और पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और शहद, इन सभी चीजों को ग्राइंडर में मिलाकर ग्राइंड कर लें, यानी पीस लें, आप समझिए मिक्सी में। और संभव हो तो नारियल की मलाई और पुदीने की पत्तियां दोनों को आप कैंची की सहायता से काट लें, कतरे कर लें जी। तो उससे आप फ्लेवर थोड़ा अलग आएगा, है ना। और बेहतर तो यह है कि आप भले मलाई आप पीस लें, लेकिन पत्तियां जो हैं उनको आप कैंची से काटेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर तैयार जो पेस्ट है उसको नारियल पानी में डालकर अच्छी तरह से मिला दें, और पुदीना जो है उसका ऊपर का जो 3 दल होता है, यानी कि 3-4 पत्तियां जो एक साथ लगी होती हैं, उनको आप सजावट के लिए रख लें। और जो शीशे के ग्लास में आप निकालें इस रस को, उसमें सबसे ऊपर पुदीने का वो दल रख दें, 3-4 पत्तियों का गुच्छा, खूबसूरत सा हो जाएगा। बाकी आपको बर्फ वगैरह डालना हो तो डालिए, नहीं तो आजकल की उसमें हम तो यही कहेंगे कि आप बर्फ न डालें तो बेहतर है। तो आपने तो बिल्कुल एकदम अंदर तक शीतलता पहुंचा दी। तो भाई सखियों, आपको कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि हमारी सखियां, भाई देखो, शीतलता पहुंचाना इसलिए काम है क्योंकि सखी ने लिखकर भेजा है कि रेडियो भी एक किताब मानता हूँ। हमारे मित्र ने लिखा है, उस रेडियो रूपी किताब में विविध भारती एक पाठशाला है जिसमें हम ज्ञान अर्जित करते हैं। किताबों से तो हम पढ़कर ज्ञान लेते ही हैं, वहीं रेडियो से सुनकर ज्ञान लेते हैं। खास करके सखी सहेली प्रोग्राम से एक अच्छा चैप्टर मानता हूँ।
क्या बात तो है। आज इसलिए बहुत ड्रिंक बहुत बताना। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत सी बधाई इस चैप्टर के लिए। क्योंकि आपके जुड़े रहने से ही ये चैप्टर और चलता ज्यादा है। जीवंत हो जी जाता हाँ। है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत प्यारा गीत। आशुतोष मुखर्जी के बंगाली उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म सफर, और राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसके प्रमुख कलाकार। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पिक्चर और उतना ही प्यारा ये गीत। लेकिन जो फूल तुम्हें भेजा है खत में, इस गीत के बारे में इन्होंने लिखा कि बहुत प्यारा गीत, लेकिन आपकी इस महकती इत्र की बातों की खुशबू हवाओं के तरंगों पर सवार होकर हमारे कान की ओर पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात है। हम तो बिल्कुल धन्य धन्य हो गए, गदगद हो गए। और बहुत सारे हमारे साथियों ने लिखकर भेज दिया है कि मनु भंडारी के जो 2 हमने उपन्यास पूछा था वो उन्होंने लिखकर भेजा है, प्रसिद्ध। आपका बंटी और दूसरा महाभोज। और जिस पर फिल्म बनी है वो बाद में बताएंगे। बता दीजिए, अब बहुत सस्पेंस हो गया और कार्यक्रम का समय भी हो रहा है। सच है, पर बनी है रजनीगंधा। हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, बहुत अच्छी बात है, आपने लिखकर भेजा, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो हमारे साथियों की जिन्होंने इतनी मतलब जागरूकता के साथ कर्मठता के साथ तुरंत जवाब खोजा और लिख के भेजा, इनका तो शुक्रिया है ही है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि बिल्कुल पास रेडियो के बैठकर
सुन रहे हैं और बराबर अपनी प्रतिक्रियाएं देते चल रहे हैं। तो चलते चलते एक छोटा सा व्यंजन मैं बता देती हूँ। हाँ, जरूर जरूर। कि जो चावल है उसका आटा आप बना लें और उसको दही में भिगो लें और उसमें थोड़ा सा इलायची पिसी हुई डाल दें और थोड़ी सी वो भी डाल दें, शक्कर डाल दें। अच्छा। और डाल के नमक के साथ ही शक्कर भी, इलायची भी? हाँ। अच्छा, थोड़ा हल्का हल्का। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दें और गूंथना है मतलब बहुत। अच्छा, कड़ा आटा जैसा होगा? कड़ा आटा भी नहीं, मतलब ऐसा कि वो आसानी से निकल आए। ओ, निकल आए मतलब कहाँ से? पोटली से। तो उस पोटली से वो निकल आए, ऐसा आटा आपको बनाना है। और उसके बाद कढ़ाई में घी गरम करिए और उसको एक जैसे चकली आदि बनाते हैं। हाँ, जैसे एक आप रिंग बना लें, गोला सा उसका बना दे। उसी पोटली में वो आटा भर के, वो मिश्रण भर के और उसको दबाते हुए उसका एक गोला सा बना दे। तो ऐसा कोन भी तो बना सकते हैं ना राजुल? हाँ, कोन भी बना सकते हैं। इसका नाम तो बताओ व्यंजन का। भाई इसे ये तो पहाड़ के व्यंजन सिंगल से प्रेरित है और अब इसे आप सिंगल जो कुरकुरे सिंगल होते हैं पहाड़ के, सिंगल। यानी कि आज सिर्फ किताबों की बात हो रही है और शिवानी जी की रचनाओं में इसका नाम बहुत मिला, बहुत सुनने को मिला है। पोटली की बात कर रही हो तो भाई जो हमने कोरोना के लिए जो रखा है कि अपने साथ पोटली रखे, हमने बताया था, लेकिन अभी हमारी साथी लिखकर भेज रही है कि बता दीजिए। तो सफेद रंग का अगर आप कपड़ा ले लें, 4 इंच चौकोर या 5 इंच का चौकोर कपड़ा, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दें और 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग और साथ में यूकलिप्टस ऑयल अगर आपको मिल जाए तो वो भी डाल लें। जरूर मिल जाएगा। चलो, तुमने कहा तो मिल जाएगा। उसकी भी 2 बूंदे डाल लें। 2 बूंद डाल लीजिए और इसकी धागे से आप इसको बांध लें, पोटली जैसी बना लें, अपने हाथ में रखें और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर सूंघते रहेंगे। तो आपके जो बार बार हम लोग सुनने में आ रहा है कि हमारे नाक में ये विषाणु जीवाणु बैठे रहते हैं, या ऐसे भी आपको कुछ सर्दी जुकाम हो रहा है, आप जो ये मौसम का असर है उसकी वजह से भी अगर आपको कुछ हो रहा है तो वो आपको नहीं होगा। आपकी। और इसके साथ साथ एक बात और है कि थोड़ी थोड़ी देर में आप चाहें तो उसको रगड़ लें हाथों से, यानी कि थोड़ा सा उसको दबा दें, तो उस पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, खुशबू ऐसे बैठ सी जाती है। फिर करेंगे तो फिर और तेज हो जाएगी खुशबू और फिर नाक के पास रख के उसको इनहेलर की तरह प्रयोग में लाएं। तो हमें उम्मीद है कि आप बनाएंगे इसको और अपने साथ रखेंगे आप लोग सब। रेणु जी, मैं सोच रही थी कि अपने चलते चलते अपनी सखियों को रजनीगंधा फिल्म का गाना सुनवा दूंगी, लेकिन वक्त इतना नहीं रह गया है कि हम गाना सुनवा सके। और तुम नहीं सुना रही है तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि अब आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बहुत कह चुके हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। अब हम ये कहेंगे कि वैक्सीन लगवा लीजिए, है ना? जरूर लगवा लें और अपनी बारी आए तो जरूर लगवा लें और नियमों के अनुसार लगवाएं। और जो नियत समय पर जो दूसरी बार लगनी है, जिन्होंने पहले लगवा ली है और अब उनका समय अगर आ गया है दूसरी बार लगवाने का, तो उसका ध्यान रखें और जरूर लगवा लें। और वैक्सीन के बाद जो परेशानियां अगर थोड़ी बहुत आ रही हैं तो उनको नजरअंदाज करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, क्योंकि शरीर में कोई भी रसायन इस तरह से जाता है, शरीर को तैयार किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, उसके लिए परेशान ना हो। वो भी समय है, निकल जाएगा 1-2 दिन। भाई जैसे कसरत हम करते हैं और कसरत करते समय थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी बहुत होती है ना, अकड़न वकड़न, दर्द होता है, तो बस कुछ वो उस तरह के उनको सखी सहेली सुनते रहे, विविध भारती सुनते रहे। जिस दिन वैक्सीन लगवा के आए उस दिन जरूर सुने। तो अब सखियों से लें इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।